हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले जनरल पैथोलॉजी का टॉपिक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पस से, सेल इंजरी, जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। आज अपन डिस्कस करते हैं सेल इंजरी के बारे में। सेल इंजरी क्या होती है? तो सबसे पहले नॉर्मल अपन को पता चल रहा है सेल्स के अंदर इंजरी हो रही है। अब इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे नॉर्मली कोई डेफिनेशन अपन क्रिएट करते हैं, डेफिनेशन जो होती है तो फर्स्टली तो यही लिखा होता है, इट इज अ डिफाइन है, जिसे डिफाइन किया गया है कि इसमें इस वेराइटी ऑफ स्टेज, इसमें मेन अपन रोल लेते हैं इसका वेराइटी ऑफ स्टेज का, वेराइटी ऑफ स्टेज ए सेल एंड अनकाउंटेबली सेल लीड्स टू द चेंज। वेराइटी ऑफ स्टेज किस पे? सेल्स के ऊपर। ए cells and uncounted cells lead to the change। uncountably cells क्या करती है? लीड कर जाती है, फिर चेंज हो जाती है। अब अपन जानते हैं कि ये वेराइटी ऑफ स्टेज क्या होता है। इसमें मेन इस चीज़ पे फोकस किया गया है, किस पे? वेराइटी ऑफ स्टेज के ऊपर। अब अपन वेराइटी ऑफ स्टेज के बारे में जानते हैं। वेराइटी ऑफ स्टेज होता क्या है? जैसे कि कोई नॉर्मल सेल्स है, अगर नॉर्मल सेल्स में किसी भी टाइप का कोई स्टेज आएगा तो नॉर्मल सेल्स क्या करेगी? स्टेज वाले इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करेगी। जैसे अडॉप्ट करेगी स्टेज वाले इन्वायरमेंट को, और अडोप्टेशन होने के बाद में, अडोप्ट करना, अब अडोप्टेशन होने के बाद में क्या होगा? जब अडोप्टेशन होता है तो टू टाइप से होता है, एक फिजियोलॉजिकल होता है, एक पैथोलॉजिकल होता है। जैसे कि अपन को पहले से पता है, नॉर्मल अपन नॉन से। जो फिजियोलॉजिकल होता है वही एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वो एक नॉर्मल कंडीशन के लिए होता है, और जो पैथोलॉजिकल होता है वो एबनॉर्मल कंडीशन के लिए होता है। बट इस दिस कंडीशन क्या होता है? स्टेज वाले इन्वायरमेंट को सेल्स एडोप्टेशन करेगी। मतलब अपन अगर नॉर्मल इसका मीन्स निकाले तो पैथोलॉजिकली क्या होगा? सेल्स के अंदर एडोप्टेशन होगा। पैथोलॉजिकली वो एडोप्टेशन करेगी तो सेल एडोप्टेशन हुआ तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। कौन सी इंजरी होगी फ्रेंड्स? रिवर्सिबल सेल इंजरी। अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई, इसका मतलब क्या है कि इसकी रिकवरी क्या है? रिकवरी पॉसिबल है। अब वो रिकवरी कैसे पॉसिबल है, अपन उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। ये तो हो गया स्ट्रेस पड़ने पर सेल्स क्या हो गई? रिवर्सिबल सेल इंजरी में कन्वर्ट हो गई। अब अपन इसको मेनली यूँ समझेंगे, अगर मैं स्ट्रेस एजेंट को अगर रिमूव कर दूं, या फिर स्ट्रेस एजेंट किसी भी तरह से अपन रिमूव कर दे, स्ट्रेस एजेंट को अगर रिमूव करते हैं तो क्या होता है? फिजियोलॉजिकली एडोप्टेशंस होता है। फिजियोलॉजिकली एडोप्टेशन के थ्रू क्या होता है? वो अगर एडोप्टेशंस करेगी और यहाँ पे स्टोर, अगर स्ट्रेस यहाँ रिमूव हो जाता है, स्ट्रेस रिमूव हो जाता है, तब क्या होती है? नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है। एक तो मैं यूँ बोलूँ कि अगर स्ट्रेस पड़ा तो वह इरिवर्सिबल सेल इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर स्ट्रेस नहीं पड़ा तो वह क्या हो जाएगी? अगर स्ट्रेस एजेंट को अगर रिमूव कर देता है तो नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो अपन नॉर्मल प्रोसेस इसका यहाँ तक समझते हैं। अगर इसमें स्ट्रेस अगर परसेंट रहा, कंटिन्यू रहा, तब क्या होगा? मेनली तब रिवर्सिबल सेल इंजरी के बाद में स्ट्रेस अगर परसेंट रहता है, परसिस्टेंट रहता है, कंटिन्यूस रहता है, तो मेनली इरिवर्सिबल सेल इंजरी प्रेजेंट होती है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब होता है कि वापस रिकवरी होना इम्पॉसिबल हो जाता है। जस्ट इसका क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। ओके, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि इसमें अगर रिकवरी पॉसिबल है, इसमें रिकवरी पॉसिबल नहीं है। अगर अपन जाने कि बाद में क्या होता है, रिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई तो एप्टोसिस के थ्रू या नेक्रोसिस के थ्रू क्या होगी? सेल डेड कंडीशन के अंदर चले जाएगी। एप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्रामर सेल, प्रोग्रामर सेल। और प्रोग्रामर सेल से अपन यूज समझ सकते हैं कि मेनली क्या होता है? कोई भी अपना जो वर्क करती है एक प्रोग्राम्स के थ्रू करना, एक प्लानिंग के थ्रू करना। यानी कि जब ये सेल डेड कंडीशन के अंदर चली जाएगी, ये डेड होने लगेगी, उस वक्त कितना एरिया डेड होना है, किस तरह से डेड होना है, किस मतलब सेल्स के अंदर कौन कौन से चेंजेस लाके सेल को डेड कंडीशन के अंदर लेके जाना है, वो एक एप्टोसिस के थ्रू होगा। यानी प्रोग्राम, एक
प्री प्लानिंग के थ्रू या प्लानिंग के थ्रू वहाँ होता है। नेक्रोसिस की अगर बात करें, नेक्रोसिस का मतलब ये होता है सेल डेड होने के पहले वाली जो स्टेज होती है उसे अपन नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। टोटल इरिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब ही टोटल होता है सेल डेड कंडीशन के अंदर चली गई है। या तो मैं यूँ बोलूँ कि नॉर्मल सेल्स के अंदर क्या होगा, अगर सीवियर स्टेज आ गया, सीवियर स्टेज आ गया या बोलो तो सीवियर इंजरी हो गई, तो मेनली क्या होगा, तो मेनली इरिवर्सिबल सेल इंजरी होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये तो अपन ने सेल इंजरी की डेफिनेशन को समझा है कि वैरायटी ऑफ स्ट्रेस क्या होता है। जब किसी नॉर्मल सेल्स पे स्ट्रेस पड़ता है तो वो एडोप्टेशंस करती है स्टेज वाले मोमेंट को। जैसे एडोप्टेशंस करेगी तो एडोप्टेशन होने के बाद में अगर स्ट्रेस एजेंट कंटिन्यूस रहता है तो वह रिवर्सिबल सेल इंजरी को कोज करता है। अब इसके बीच दौरान अगर इसके ड्यूरेशन में अगर अपन स्ट्रेस एजेंट को ही रिमूव कर दे, स्ट्रेस एजेंट को भी अपन क्या कर दे, रिमूव कर दें, हटा दे, तब क्या होता है, एडोप्टेशंस होता है। एडोप्टेशन के थ्रू सेल्स वापस फिजियोलॉजिकल एडोप्टेशन करके नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट कर देती है। अब स्ट्रेस कंटिन्यूस रहता है तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, और इरिवर्सिबल सेल इंजरी एक एप्टोसिस के थ्रू या नेक्रोसिस के थ्रू होती है और सेल डेड कंडीशन में हो जाती है। यहाँ तक अभी अपन ने लर्न किया है। अब अपन जानेंगे कि किस वजह से सेल इंजरी कोज हो रही है, किस वजह से सेल इंजरी हो रही है, तो अपन जानने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज एक्वायर्ड, सेकंड जेनेटिक। तो एक्वायर्ड का मतलब होता है एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट से, कोई भी एक्सटर्नल ऐसी कंडीशन आ गई जिसकी वजह से सेल क्या हो रही है, इंजरी हो रही है, सेल डेड कंडीशन के अंदर चली जा रही है, सेल में क्या हो रहा है, इंजरी हो रही है। ठीक है, वो किस वजह से हो रही है, एक्वायर्ड के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। एक्वायर्ड में मेन कोज होता है जो अपन हाइपोक्सिया और इस्चीमिक कंडीशन को मेनली लीड करते हैं। अब हाइपोक्सिया कंडीशन आपको नॉर्मली पता है, हाइपोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होना। ठीक है, किसी भी ऑर्गन्स में, किसी भी टिश्यूज के अंदर और किसी भी सेल्स के अंदर वो क्या होता है, हाइपोक्सिया कंडीशन होती है। और इससे भी कंडीशन होता है ब्लड फ्लो कम होना। अगर ब्लड फ्लो कम होगा, जाहिर सी बात है वो ना तो ब्लड पहुंच पाएगा और ना ही उससे न्यूट्रिएंट पहुंच पाएंगे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, और ना ही मेनली जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो पहुंच पाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, ये सारी कंडीशन अराइज हो जाती है। अब एक्वायर्ड के अपन अदर फैक्टर को जानने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से अदर फैक्टर होते हैं जो मेनली सेल इंजरी को कोज करता है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं, इसको एक ट्रिक से मैंने बनाया है, एक ट्रिक से अपन समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले होता है PCM-INP, एक मैंने ट्रिक बनाई है जिसमें अदर एजेंट को अपन समझेंगे एक्वायर्ड के अंदर। PCM-INP, PCM का मतलब होता है, आप अलग अलग करके पढ़ेंगे। P का मतलब फिजिकल, C का मतलब केमिकल, और M का मतलब माइक्रोबियल, ओके, और आई का मतलब इम्यूनोलॉजिकल, और एन का मतलब न्यूट्रिशन डीअरेंजमेंट, और पी का मतलब साइकोलॉजिकल। ओके, ये तो अपन ने PCM-INP के फुल फॉर्म करके समझा है। ओके, फिर अपन बात करते हैं मेनली PCM के बारे। PCM के में फर्स्ट लेते हैं पी मतलब क्या बताया मैंने, फिजिकल होता है। फिजिकल में मेनली मैंने कुछ अलग से टाइप करके आपको बताया है कि कौन कौन से फिजिकल ऐसे एजेंट्स होते हैं जो मेनली इसको कोज करता है। तो मेनली सबसे पहले अपन बात करते हैं मैकेनिकल ट्रोमा हुआ, थर्मल ट्रोमा हुआ, रेडिएशंस की वजह से, रैपिड चेंज इन प्रेशर की वजह से, रेडिएशन रेंज की वजह से, रैपिड प्रेशर की वजह से। मतलब इसमें भी सिंपल है, मैकेनिकल ट्रोमा लिया, थर्मल ट्रोमा लिया, रेडिएशंस रेंज ली और रैपिड प्रेशर लिया। अब मैकेनिकल ट्रोमा क्या होता है, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, ओवर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंटल कंडीशन होती है ना, वो मैकेनिकल ट्रोमा के अंदर अपन ने इंक्लूड किया है। ठीक है, एक्सीडेंटल कंडीशन, इसमें ओवर एक्सीडेंट को लिया गया है। थर्मल का मतलब क्या होता है, या तो एक्सेसिव हीट मिलने पर बॉडी को, या एक्सेसिव कोल्ड मिलने पर, यानी कि उसके
एप्रोप्रिएट अमाउंट में उसको नहीं मिल पाना, एक्सेस अमाउंट में कोई भी चीज़ मिल पाना, जैसे कोल्ड ज़्यादा मिल गई सेल्स और टिश्यूज़ को, या किसी बॉडी के सरफेस एरिया को, या फिर हीट ज़्यादा मिल गई, उसकी वजह से क्या सेल इंजरी कोज हो सकती है। अब अपन अगली वाली बात करें रेडिएशन रेंज। रेडिएशंस का मतलब ये है कि यूवी रेंज जो होती है वो एक्सेस मिल पाए उसकी वजह से, या एक्सरे रेंज ज़्यादा मिल पाए उसकी वजह से। एक्सरे अगर यूवी रेंज के बंदा डायरेक्ट में कांटेक्ट आ रहा है और कंटिन्यूस आ रहा है, एक्सेस बॉडी के अंदर हो गई तो वो सेल इंजरी ही कोज करेगी, जाहिर सी बात है। फिर आता है रैपिड चेंज इन प्रेशर। रैपिडली कोई प्रेशर के अंदर चेंज आ रहा, कभी सडनली को प्रेशर ज़्यादा हो गया किसी एरियाज पे, प्रेशर सडनली प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, क्या कोज करेगी, सेल इंजरी को कोज करेगी। फिर अपन बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप अपना कौन सा है, केमिकल। केमिकल का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना लेवल का, केमिकल सब्सटेंस का, ड्रग का। यानी कि मैं बोलूँ इंक्रीज द लेवल ऑफ द केमिकल सब्सटेंस एंड ड्रग्स का और केमिकल सब्सटेंस का लेवल ज़्यादा होना, जिसके कारण क्या होगा, पॉइजनिंग कंडीशन आएगी। कौन सी कंडीशन आएगी, पॉइजनिंग कंडीशन आएगी। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे नॉर्मली अपन इससे नोन है, जैसे कि साइनाइड होता है, मर्करी होता है, ऑर्सेंट होता है और नार्कोटिक होता है, और अपन एल्कोहल भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। वो एक केमिकल सब्सटेंस ही है, इनकी वजह से और केमिकल एजेंट्स की वजह से, केमिकल सब्सटेंस की वजह से जो सेल इंजरी होती है उसे अपन केमिकल सेल इंजरी के नाम से जानते हैं। फिर अगली बात आती है, थर्ड पॉइंट आता है अपना एक्वायर्ड सेल इंजरी का, मेनली माइक्रोबियल एजेंट का मतलब ये होता है माइक्रो, इसमें आप वर्ड उठाना ओनली फॉर माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपन अदर नेम से अगर नॉन होता है तो वो होता है पैथोजेंस। क्या होता है, नॉर्मल पैथोजेंस, जितने पैथोजेंस होते हैं, जितने पैथोजेंस। अब पैथोजेंस का मतलब क्या होता है कि मेनली बैक्टीरियाज हुए, फंगाई हुआ, वायरस हुआ, पैरासाइट्स हुआ। बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, पैरासाइट, इनकी वजह से क्या कोज होता है, जाहिर सी बात है, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई फंगाई बॉडी के अंदर चला गया, कोई वायरस बॉडी के अंदर चला जाता है, तब मेनली क्या कोज होता है, तब मेनली इन्फेक्शन कोज होता है। इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो मेनली क्या कोज करता है, वो जाके सेल इंजरी करता है, ये अपन को नॉर्मल पता है। फिर अपना जो फोर्थ पॉइंट आता है वो कौन सा आता है, इम्यूनोलॉजिकल की अगर बात करें, इम्यूनोलॉजिकल के अंदर क्या होता है, तो आप यूँ समझोगे कि इम्यूनो ही वर्ड उठाना है यहाँ से। इम्यूनो का मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी लॉजिकल का मतलब यहाँ अपन रिएक्शन ले रहे हैं, यानी कि इम्यूनिटी से जो रिएक्शन करती है वो चीज़, यानी कि ऐसे एजेंट्स तो इम्यूनिटी से रिएक्शन करता है। वो कौन कौन से होते हैं इम्यूनिटी के अंदर रिएक्शन, एक तो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, एक ऑटो इम्यूनो रिएक्शंस होते हैं। ऑटो इम्यूनो रिएक्शन का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली रिएक्शंस हो जाती है, इम्यूनिटी से रिएक्शन कर पाती है और ऑटोमेटिकली रिएक्शन हो जाती है बॉडी के अंदर। और एनाफाइलेटिक रिएक्शन से अपन यूँ समझेंगे कि ये बहुत सीवियर कंडीशंस के अंदर होती है, ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर इंक्लूड इसे किया जाता है। यानी कि मैं बोलूँ या एनाफाइलेटिक रिएक्शन, ऑटो इम्यूनो रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन किसको कोज करती है, इम्यूनो रिएक्शन को कोज करती है। ये एक इसकी वजह से क्या होता है, सेल इंजरी होती है मेनली। अब अपन बात करें फिफ्थ पॉइंट की, जो अपन आंसर लेता है न्यूट्रिशन डीअरेंजमेंट। अब न्यूट्रिशन डीअरेंजमेंट क्या होता है, इस जानने के लिए अपन कोशिश करता है। न्यूट्रिशन डीअरेंजमेंट बोलूँ या उससे इम्बैलेंस बोलूँ, बात तो एक ही है। अब मैं यहाँ पे इसको क्या ले रहा हूँ, डीअरेंजमेंट को इम्बैलेंस, यानी कि न्यूट्रिशन इम्बैलेंस। न्यूट्रिशन अगर इम्बैलेंस हो रहा है इट्स मीन्स क्या है, या तो वो ज़्यादा होगा या वो कम होगा। तो अपन बोल सकते हैं या तो वो एक्सेस होगा या फिर वो डिफिशियंट होगा, या डेफिशिएंसी आएगी न्यूट्रिशन के अंदर या एक्सेस होगा। अब अपन बात करें कि अगर डेफिशिएंसी आती है न्यूट्रिशन के अंदर तो क्या होता है, तो मेनली डेफिशिएंसी होने के कारण PEM को अपन ने मोस्टली यहाँ इंक्लूड किए गए हैं। जैसे PEM का आपको पर्टिकुलर फुल फॉर्म तो पता ही है क्या होता है, PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन।
जैसे मैंने बताया प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, कास्विक और मरासमस। ठीक है, ये मेनली बच्चों के अंदर मेनली पाए जाते हैं, बच्चों के अंदर मेनली ये कोज या फिर ये देखने को मिलता है, ये पीईएम होता है। फिर सेकेंड वन कंडीशन आती है एक्सेस न्यूट्रिशन। अगर एक्सेस हुए तो एक तो ओबेज होगा पर्सन, मोटा हो जाएगा, ओबेसिटी उसमें बढ़ जाएगी। एक फ्लोरोसिस हो जाएंगे, फ्लोरोसिस ज़्यादा होने के कारण बोन, टीथ दोनों वीक हो जाएंगे। ये दो क्या करेंगे, सेल इंजर को कोज करेंगे। नॉर्मली यहाँ तक तो अपन को पता चल गया। अब अपन बात करते हैं साइकोलॉजिकल। पी का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में अपन ले स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस। स्पेसिफिक कौन सी रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस में अपन ले कि मेनली बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन सी होती है, केमिकली जो रिएक्शंस होती है बॉडी के अंदर, ठीक है, वो सारे रिएक्शंस, और या फिर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, कोई भी सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर कोई भी चेंजेस आया, स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंजेस आया, वो चीज़ क्या कोज करती है, वो एक मेंटल डिजीज को कोज करती है। यानी स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है और मॉर्फोलॉजिकल जो रिएक्शंस होती है, ये दोनों क्या करती है, ये मेनली क्या कोज करती है, मेंटल डिजीज को कोज करती है। क्यों, यहाँ पे साइकोलॉजिकल पढ़ रहे हैं। साइकोलॉजिकल का मतलब रिलेटेड किससे रिलेटेड होता है, माइंड से रिलेटेड होता है। आपको ज़्यादा डिमांड करने की जरूरत नहीं है, माइंड ले लो यहाँ से। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, माइंड से रिलेटेड। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि बायोकेमिकल चेंजेस हुआ और मॉर्फोलॉजिकल यानी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस आया, उसकी वजह से क्या होगा, मेंटल डिजीज होगा। अब मेंटल डिजीज में मेनली क्या देखने को मिलता है, या तो उससे ज़्यादा किसी टाइप का स्ट्रेस होगा, या किसी टाइप की एंजाइटी होगी, या ओवरलोड ऑफ वर्कलोड बढ़ जाएगा माइंड के अंदर किसी भी चीज़ का। ठीक है, ये सारे अपन ने किस चीज़ के बारे में बात की, इथियोलॉजी की बात की। अब अपन क्या करेंगे, अब इसके मेनली अपन टाइप्स जो मैंने आपको उसके इंट्रोडक्शंस में बताए हैं, वो टाइप्स जानने की कोशिश करता है। तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो अपन उससे नॉन होता है रिवर्सिबल से अपन नॉन होता है, रिवर्सिबल सेल इंजरी से। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ और आपको टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ, टाइप को अपन कैसे लर्न करेंगे। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ द सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जैसे अपन को पहले से ही पता है। अब अपन इसके बारे में थोड़ा बहुत लर्न करेंगे कि क्या होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी आपको मैं बताता हूँ। रिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, रिवर्सिबल सेल इंजरी। ओके, तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ क्या है, रिकवरी पॉसिबल है। ठीक है, एक नॉर्मल एक्चुअल तो मैंने आपको पता चल गया, रिवर्सिबल यानी वापस रिवर्सिबल हो सकता है, रिवर्स हो सकती है। यहाँ पे मैंने रिमूव किया, एडोप्टेशंस हुआ, फिर स्टेज रिमूव होने के कारण वो क्या हो गया, स्टेज अगर रिमूव हुआ तो वो नॉर्मल सेल्स में हो गया, रिवर्स ही तो हो रही है, वापस जा रही है, एक नॉर्मल स्टेज में आ रही है। तो अपन बोल सकते हैं, पहले मैंने आपको बात की जब स्टेज एजेंट था तब वो कौन सी थी, पैथोलॉजिकल स्टेज थी। अब उस स्टेज को अपन ने हटा दिया तो कौन सी स्टेज आ गई, फिजियोलॉजिकल स्टेज आ गई। जो अपन ने स्टेज रिमूव करने पर एडोप्टेशन हुआ, फिजियोलॉजिकल स्टेप आ गए। उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, आप समझिएगा। जैसे कि रिवर्सिबल एक क्या है, इट इज द पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ सेल इंजरी, पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ सेल इंजरी एंड अपन अपनी ओर से डेफिनेशन बना रहे हैं, अपने ओर से कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, एंड रिमूव द स्ट्रेस, देन द, अपन अपनी तरफ से बता सकते हैं, अगर स्ट्रेस को अपन रिमूव कर दे, देन द एडोप्टेशंस will be start, adaptation will be start and
स्टेट एडॉप्टेशन विल बी था, एडॉप्टेशन भी कौन सा होगा, फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन विल बी स्टार्ट एंड मोस्टली अगर फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन हुआ तो क्या होगा, मोस्टली सेल्स अपनी स्टेज में क्या करेगी, अपनी वापस वाले स्टेज में आने की, रिवर्स हो जाएगी, नॉर्मल स्टेज में आ जाएगी। यानी कि मैं यूँ बोलूँ, अगर पैथोलॉजिकल स्टेट है, सेल इंजरी हो रही है, अगर स्टेज एजेंट को अगर अपन रिमूव कर देते हैं तो वापस कौन सी स्टेज आ जाती है, नॉर्मल स्टेज वापस आकर हो जाती है या फिर रिवर्स हो जाती है, सेल्स क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब इरिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब है रिकवरी इज द नॉट पॉसिबल। अपन इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि रिकवरी इसमें क्या है, रिकवरी इज पॉसिबल, रिकवरी इसमें पॉसिबल है। बट अगर अपन सेकेंड टाइप की बात करते हैं, कौन सा, इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। कैसे अपोजिट होगा कि पैथोलॉजिकल की एक ऐसी स्टेज है, अगर अपन आगे और जोड़ना चाहे तो अपन ये भी जोड़ सकते हैं, सेल इंजरी पैथोलॉजिकल की एक ऐसी स्टेज है, या फिर बताए पैथोलॉजिकल की एक ऐसी स्टेज है जिसके कारण रिकवरी इज नॉट पॉसिबल, रिकवरी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सेल is also go for dead condition। सेल्स क्या हो गई, चली गई है किसमें, डेड कंडीशन के अंदर, जो मैंने आपको बता दिया। यानी कि एक नॉर्मल स्टेज में वापस रिवर्सिबल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो डेड कंडीशन के अंदर ऑल्सो चली गई है। अब इसका अगर एग्जांपल समझे तो मेनली क्या होता है, जब हार्ट की मसल्स को अगर सीमी कंडीशन आ जाए, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड ना मिल पाए हार्ट की मसल्स को, अगर इसका एग्जांपल समझने की कोशिश करें, जो हार्ट की मसल्स होती है, ये हार्ट में प्रॉपर ब्लड फ्लो ना हो, ब्लड फ्लो अल्टर्ड हो जाए, क्या हो जाए, अल्टर्ड हो जाए। अगर वो अल्टर्ड हो गया तो इसके कारण क्या होगा, कौन सी कंडीशन आएगी, इस्कीमिक कंडीशन आएगी। कौन सी आएगी, इस्कीमिक कंडीशन, जो मैंने आपको अभी बताया था। मतलब ब्लड का नहीं पहुंच पाना, ऑक्सीजन का अमाउंट प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पाना। तब क्या होगा, जो मेनली एमआई जो मसल्स होगी, या एमआई बोले तो जो मायोकार्डियल जो मसल्स होगी, उसमें ब्लड फ्लो नहीं मिलने के कारण क्या हो जाती, सेल डेड कंडीशन के अंदर चली जाती है। ये अपन ने इसके एग्जाम्पल को समझा और मेनली सेल इंजरी के बारे में पर्टिकुलर्स इसका बारे में समझा। अब अपन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।